नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और इस समय मैं मौजूद हूं मुंबई में। और मेरे पीछे आप बोर्ड देख रहे हैं, वो बोर्ड है देवेंद्र सरिता गंगाधर राव फडणवीस का, महाराष्ट्र के नए नवेले मुख्यमंत्री, जिन्होंने तीसरी बार शपथ ली है और तीसरी बार सूबे के मुख्यमंत्री बने हैं। इससे पहले वो डिप्टी सीएम थे, लेकिन क्या उनकी अब मंशा है, क्योंकि उन्होंने चुनाव के बीच में वोट जिहाद की बात करी थी और हिंदुत्व की प्रचंड लहर पे उन्होंने एक बड़ा मैंडेट हासिल किया है। इसके क्या मायने हैं, आज उनका पहला संवाद, पहला साक्षात्कार करेंगे हम न्यूज 18 इंडिया पर। आइए सीधा चलते हैं देवेंद्र फडणवीस के साथ बातचीत करने के लिए न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली। देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस। शपथ के इस सेंटेंस के लिए आपको कितना लंबा इंतजार करना पड़ा? सौभाग्य। बहुत सारी कहानियां बनती रही, कई किस्से भी बने। 3 पार्टियों का निर्णय करना पड़ता है। शिंदे जी भी किसी बात पे नाराज चल रहे थे। मैं मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बना तब मुझे भी लग रहा था कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। संजय राउत ने एक बयान दिया, उन्होंने बोला धीरे धीरे बीजेपी जो है वो शिंदे जी की भी पार्टी को समाप्त कर देगी। पार्टी समाप्त करने का उनको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। महाराष्ट्र की राजनीति में ये पहली बार है जो हिंदुत्व कार्ड चला है। एक है तो सेफ है का नारा, ये नारा महाराष्ट्र का मूल मंत्र बना। राहुल गांधी तो पूरी मुहिम चला रहे हैं अब की बैलेट से चुनाव होना चाहिए। आपने अब संविधान ले रहे हो, ये लाल संविधान नहीं है, उसके अंदर कोरेपन है। योगी आदित्यनाथ ने भी एक नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे। अंग्रेजी में कह दे तो बहुत अच्छा लगता है सबको, ये घोषवाक्य हो जाता है अंग्रेजी का। लेकिन अगर कोई हिंदी में कह दे तो ये बांटने वाली बात हो रही है। जैसा वोट जिहाद का बार बार आप नाम लेते थे, अगर आप जिहाद करोगे तो वोटों का धर्म युद्ध होगा। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और इस समय आप देख रहे हैं न्यूज 18 नेटवर्क और मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं महाराष्ट्र के नए नवेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी। फडणवीस जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो वाक्य है, जो कल आपने शपथ ली, मी देवेंद्र सरिता गंगाधर राव फडणवीस, ईश्वर साक्ष शपथ देतो, शपथ के इस सेंटेंस के लिए आपको कितना लंबा इंतजार करना पड़ा? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि मैंने ये कोई सोचा नहीं था कि मुझे वापस मुख्यमंत्री बनना है। मैं तो ये चाहता था कि महाराष्ट्र में वापस सरकार आए, लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद कुछ ऐसा रहा कि सरकार भी आई और ऐसे नंबर्स लेकर आई कि पार्टी ने फैसला किया कि वापस मुझे मुख्यमंत्री बनाना है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि सौभाग्य है, और क्या कहूं। तो आपका एक स्टेटमेंट बहुत वायरल हुआ कि मैं समंदर हूं, मेरे किनारे घर मत बना लेना, लेकिन अब ये समंदर लौट आया है, तो इस समंदर को लौटने के लिए क्या क्या करना पड़ा? मैं ऐसा मानता हूं कि पिछले 5 साल ये बहुत संघर्ष के रहे, क्योंकि जिस समय मैंडेट मिलने के बावजूद जी उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना ने हमारा साथ छोड़कर कांग्रेस और शरद पवार जी का दामन थामा, और उसके बाद 2.5 साल एक सरकार चली, बहुत ही बदले की भावना से चली। 2.5 साल अलग अलग प्रकार से। आपको जेल में डालने का प्लान था? कई अलग अलग प्रकार के प्लान थे, कई प्लान तैयार हुए, लेकिन हमने 2.5 साल संघर्ष किया और मेरे जितने साथी थे वो सारे मेरे साथ थे। कोई भी संघर्ष में मुझे छोड़कर नहीं गया, कोई भी डरा नहीं सरकार से, और हमने एक बहुत फॉर्मिडेबल अपोजिशन खड़ा किया, सरकार को हिला कर रख दिया, और फिर हमारी सरकार बन गई। कहते थे कि सरकार उनकी थी लेकिन बातें आप तक पहुंच जाती थी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि 5 साल में मुख्यमंत्री रहा था, मेरे संबंध सबसे अच्छे थे, मैंने किसी को पैसा लेकर पोस्टिंग नहीं दी थी, मैंने किसी को प्रताड़ित नहीं किया था। तो ब्यूरोक्रेसी में मेरे लिए एक इज्जत भी थी और मेरा एक रुतबा भी वहां पर था, तो मुझे सारी चीजें तो पता चल जाती थी। तो इसलिए मैंने 2.5 साल तो बिल्कुल सरकार को हिलाकर रख दिया। फिर वापस हमारी सरकार आई तो 2.5 साल हम लोगों ने बहुत तेजी से काम करने की कोशिश की। शिंदे जी हमारे मुख्यमंत्री थे, मैं और अजीत दादा साथ में थे जी।
तो मुझे लगता है कि एक जिसको कह सकते हैं रोलर कोस्टर राइड, इस प्रकार की राइड हमारी चल रही थी, लेकिन इसका अंत अच्छा हुआ। अंत भला तो सब भला हम कहते हैं जी। ऐसे लोगों ने एक बहुत डिसाइसिव मैंडेट हमको दिया। बहुत बड़ा मैंडेट है। बीजेपी अपने बल पर 2014 से ज्यादा सीटें लाई हैं। मैं अगर एनालिसिस करके देखूं तो 2014 में 100 सीटें पार, 2019 में 100 सीटें पार और 2024 में भी 100 सीटें पार। तो देवेंद्र फडणवीस ने और बीजेपी ने कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में अपना झंडा तो गाड़ा है। लेकिन एक चीज है कि शपथ ग्रहण में इतनी देरी क्यों हुई? बहुत सारी खबरें आती रही, बहुत सारी कहानियां बनती रही, कई किस्से भी बने। अंदर की बात क्या है? पहले तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की जनता ये 2014 से लगातार मोदी जी के साथ रही है। मैं ऐसा मानता हूं कि मोदी जी को महाराष्ट्र के लोग बहुत चाहते हैं। ये ठीक है कि लोकसभा में कोई नैरेटिव हमारे खिलाफ चला गया और हम तैयार नहीं थे उसको रोकने के लिए, हमारी तैयारी कम पड़ गई, तो 0.3% हमारा वोट कम रहा और उसके कारण हमको बहुत सीटें गंवानी पड़ी। लेकिन हम लोग इस बार सजग थे, हमने पूरी कोशिश की और इसके चलते हमको बहुमत भी मिला। ठीक है, 3 पार्टियां हैं, 3 पार्टियों का निर्णय करना पड़ता है। और ऐसा नहीं है, जब 2004 में भी कांग्रेस एनसीपी बहुमत में आई थी और अच्छे बहुमत में आई थी तो उनको 13 दिन लगे थे। 2009 में भी उन लोगों को 9 दिन लगे थे। तो ऐसा कोई बहुत इनऑर्डिनेट डिले हुआ ऐसा नहीं है। पर थोड़ा डिले तो हुआ। शिंदे जी भी किसी बात पे नाराज चल रहे थे। मैं ऐसा नहीं मानता कि शिंदे जी नाराज चल रहे थे, क्योंकि हमारी जब मीटिंग दिल्ली में अमित शाह जी के साथ हुई, उसी समय शिंदे जी ने कहा कि मैं ये समझ सकता हूं कि आपकी पार्टी के इतने लोग चुनकर आए हैं कि आपके ऊपर ये प्रेशर है कि आपकी पार्टी का मुख्यमंत्री बने। तो एक प्रकार से उन्होंने उस समय कंसीड कर दिया था। और बाद में मैंने भी उनको ये कहा कि सरकार हम बनाएंगे तो आपने सरकार में रहना चाहिए। मैंने मेरा एक्सपीरियंस बताया कि मैं मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बना, तब मुझे भी लग रहा था कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पार्टी ने कहा तो मैंने किया, पर मेरे ध्यान में आया कि तब जब आपको उप मुख्यमंत्री बनना था, जब पार्टी का आदेश आया आपको उप मुख्यमंत्री बनना है, तब आपके मन में क्या विचार आया था? अगर आज बता पाए तो आप। देखिए, मेरे को एक ही डर था, मैं तो पार्टी का लॉयल सिपाही हूं। एक ही डर था, मुझे लगता था कि लोग कहेंगे कि सत्ता के लिए कितना लालची आदमी है जी। कल तक मुख्यमंत्री था, आज उप मुख्यमंत्री हो गया। लेकिन बनने के बाद मेरे ध्यान में आया कि पार्टी का कहना सही था। देखिए, जो पार्टी का प्रमुख होता है वो अगर सरकार के बाहर रहे तो सरकार ठीक नहीं चलती और पार्टी भी ठीक नहीं चलती। और वही मेरा एक्सपीरियंस मैंने शिंदे जी को भी कहा। मैंने कहा, देखिए, आप पार्टी के मुखिया है, आपको पार्टी चलानी है। आप सत्ता के बाहर रहेंगे तो आपके जैसे पार्टी के को चलाने के लिए सत्ता के माध्यम से जो निर्णय करने पड़ते हैं, जो एक प्रकार से लोकाभिमुखता लानी पड़ती है, तो नहीं आ पाएगी। तो उन्होंने भी उसको मंजूर किया। तो आप, क्योंकि इस दौरान क्योंकि डिले हो रहा था तो बड़े सारे मीम्स बन रहे थे, तो आपने भी कोई मीम देखा कि नहीं देखा? नहीं, मैंने कई मीम्स देखे और मुझे बड़ा, मैं कहता हूं कि बहुत एंटरटेनिंग था। इतना नहीं, हम तीनों ने साथ में बैठकर भी कई मीम्स देखे और खूब उसके ऊपर हंसे। एक मीम मुझे याद आता है कि जिसमें अजित पवार जी कुर्सी पर बैठे, उसके पीछे उप मुख्यमंत्री लिखा हुआ है और बाजू मुख्यमंत्री की कुर्सी रखी हुई है खाली, और वो बोल रहे, अरे भाई किसी को तो बैठाओ, मैं तो परमानेंट ही हूं। जी जी। लेकिन फिर भी क्या आपको लगता है कि शपथ ग्रहण समारोह में शिंदे जी का उस कार्ड में उनका नाम नहीं था, तो उसको लेकर भी एक विवाद शुरू हो गया? नहीं, ऐसा कोई कार्ड ही नहीं बना था, पर एक कंट्रोवर्सी हुई। ना 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 ना, ऐसा कोई कार्ड नहीं था। ये तो लोग क्या बना के क्या डालते हैं। लोगों ने तो मेरे साइन के 10 ये एमएलएस को मंत्री बनाओ ऐसे राज्यपाल को रिकमेंडेशन भी दिखा दिया। जी, जी, ये सब बिल्कुल ऐसा नहीं है। कार्ड जो बना नियम के अनुसार बना, जिसमें मुख्यमंत्री का नाम होता है, उप मुख्यमंत्री और मिनिस्टर्स ऐसा होता है, उसी प्रकार से कार्ड बना था। कार्ड वार्ड की कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी। हाँ, उनके यहाँ जो मेजॉरिटी लोग थे वो चाहते थे कि शिंदे जी सरकार में जाए। एक छोटा माइनॉरिटी का तबका ऐसा भी था जो कह रहा था कि वो न जाए और कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हो। तो शिंदे जी ने सबसे बातचीत की और उसके बाद ये तय किया कि वो जाएंगे। तो उसमें थोड़ा समय गया, लेकिन उनके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं था, क्लैरिटी थी।
मतलब अभी भी सरकार के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लैरिटी है, तीनों के बीच बिल्कुल में समन्वय है, पूरा समन्वय है, कोऑर्डिनेशन है 100%। जी। संजय राउत ने एक बयान दिया, उन्होंने बोला अब धीरे धीरे बीजेपी जो है वो शिंदे जी की भी पार्टी को समाप्त कर देगी और बीजेपी ने अपना फायदा ले लिया है। हाउ डू यू टेक इट? पहली बात तो यह है कि मैं संजय राउत के बयानों पर कभी भी रिएक्ट नहीं करता। और वो बयान तो डेली इसका कारण मैं बताता हूं कि हर नेता ने अपना स्तर तय कर लेना चाहिए और मुझे लगता है कि संजय राउत के बयानों पर हमारे प्रवक्ता रिएक्ट करे। उद्धव जी कुछ कहे तो मैं रिएक्ट करता हूं। और जहां तक इस बयान का सवाल है तो मैं ऐसा मानता हूं कि पार्टी समाप्त करने का उनको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। शिवसेना की हालत किस लिए हुई जरा शिवसेना के नेताओं से पूछ लो, आपको बताएंगे। शिवसेना ने उबाटा सेना, जी उबाटा सेना जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है। लेकिन एक जो कटुता आई है महाराष्ट्र की राजनीति में बीते 5 साल के अंदर, 2019 का जब मैंडेट आपका और शिवसेना का आया और शिवसेना ने आपको छोड़ दिया और वो कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी के साथ चली गई, जो कटुता आई है क्या आपको लगता है वो खत्म हो सकती है? अब वो थोड़ी माइल्ड डाउन हो सकती है? नहीं, होनी चाहिए। देखिए 2019 तक महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत संवाद था। 2019 के बाद ये संवाद कम हुआ, खत्म नहीं हुआ, तो बहुत कम हुआ, जो मैं नहीं मानता कि किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए इस प्रकार की परिस्थिति होनी चाहिए। और कम से कम महाराष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति ऐसी नहीं थी। तो मेरा अपना प्रयास है कि मैं इस संवाद को एस्टैब्लिश करना चाहता हूं। अभी जब मेरा शपथ ग्रहण समारोह था, मैंने स्वयं माननीय शरद पवार जी को, माननीय उद्धव ठाकरे जी को, माननीय सुशील कुमार शिंदे जी को, माननीय पृथ्वीराज चौहान जी को सामने से फोन करके निमंत्रित किया। आपने फोन किया? फोन करके निमंत्रित किया जी, क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी के प्रवक्ता ने बोला कि हमें निमंत्रण ही नहीं मिला था। नहीं, मैंने स्वयं फोन करके निमंत्रित किया और उन्होंने बहुत अच्छा रिएक्ट किया। उन्होंने मुझे शुभकामनाएं दी। उनकी कोई अपनी कठिनाइयां थी इसलिए उन्होंने कहा नहीं आ पाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा सहयोग होगा। सभी की कठिनाइयां थी, इतनी कटुता हो गई कि मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं वो दृश्य मुझे याद है, 2019 में उद्धव ठाकरे सीएम बने और आप उनके शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में गए थे। मैं गया था, लेकिन कोई भी नहीं आया विपक्ष से। देखिए आखिर हर एक की अपनी सोच होती है। मुझे लगता है कि किन्हीं कारणों से उनको आना गवारा नहीं होगा, लेकिन उन्होंने मुझे शुभकामनाएं दी है। और आगे भी देखिए, भले ही विपक्ष की संख्या कम होगी, उनकी संख्या के आधार पर उनका आकलन मैं नहीं करूंगा। मैं लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को भी सुनने की कोशिश करूंगा और जो सही बात वो कहेंगे उसको मानने की कोशिश भी करूंगा। जी, लेकिन मैं कटुता की बात कर रहा था। कटुता इतनी थी इस चुनाव के अंदर कि आप पे निजी हमले हुए, आपके परिवार पर निजी हमले हुए। दुख होता है आपको इस बात का? देखिए दुख तो होता है, लेकिन मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूं। जिस प्रकार से उन्होंने मुझे पर्सनली टारगेट किया, मेरे परिवार को टारगेट किया, इससे एक नेचुरल सिंपैथी जनता के मन में मेरे प्रति तैयार हुई। हर चीज के लिए आप सिर्फ देवेंद्र फडणवीस को टारगेट करते हो, लोगों के भी ध्यान में आया कि ये अननेसेसरी टारगेट किया जा रहा है। उसकी एक सिंपैथी मुझे मिली और साथ साथ मुझे एक आत्मबल भी मिला कि मुझे लड़ना है, मुझे संघर्ष करना है, मुझे जीतना है। तो ये जीतने का जज्बा इन लोगों ने मेरे बीच तैयार किया। तो आपको लगता है जो आपको गाली दे रहे थे वो आपका जज्बा तैयार कर रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम ताकत मेरी खड़ी होगी। जी, कांग्रेस ने एक बात ट्वीट करी और कहा कि जो बीजेपी ने विज्ञापन दिया शपथ का, उसमें बाला साहब की फोटो नहीं थी, उसको लेकर एक विवाद खड़ा करने की कोशिश की गई। साधारणतः वो जो विज्ञापन है वो सरकार का विज्ञापन था। सरकार के विज्ञापन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नियम तैयार किए। जी, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के सिवा दूसरा फोटो उसमें नहीं रख सकते आप। किसी मिनिस्टर का भी फोटो रखना तो इवेंट का फोटोग्राफ हो सकता है, बाकी वैसा फोटोग्राफ नहीं रख सकते। और फोटो की बात नहीं है, हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे हमारे दिल में है। फोटो की जरूरत नहीं, हमारे दिल में वो बैठे। जी, शपथ के बाद आपने बोला कि आपकी भूमिका बदली है लेकिन लक्ष्य वही है। तो लक्ष्य क्या है आपका? क्योंकि हमने तो कई सारी तस्वीरें देखी, आप गाय की पूजा भी कर रहे हैं, तो
हिंदुत्व का एजेंडा लेकर आप बुलंद हैं। देखिए, हिंदुत्व का एजेंडा तो हमारा है ही जी। हम हिंदुत्ववादी है, और मैं ऐसा मानता हूं कि हिंदुत्व का मतलब एक्सक्लूजन नहीं है। हिंदुत्व को पूजा पद्धति से बांधना ये गलत बात है। हिंदुत्व एक वे ऑफ लाइफ है, एक जीवन पद्धति है जो सदियों से चलती आ रही है। इसलिए दुनिया की सबसे पुरानी कंटिन्यूस सिविलाइजेशन ये हमारी भारत की हमारी सिविलाइजेशन है, क्योंकि हमारा मूल विचार ये हिंदुत्व का है। और मैं ऐसा मानता हूं कि इस विचार में सबसे महत्वपूर्ण चीज कोई होगी तो टॉलरेंस है। हमने सबको अकोमोडेट किया है, किसी की पूजा पद्धति के आधार पर हमने कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है। तो हिंदुत्व ये हमारी मूल भावना है, ये हमारा विचार है, और यही हिंदुत्व हमको विकास की ओर ले जाता है। लेकिन आपको लगता है कि लेकिन हिंदुत्व को आपको लगता है, आपने हिंदुत्व पर जो अपनी बातें रखी हैं, पॉलिटिकल पंडित एक बात को जरूर कहते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में हमेशा मराठा कार्ड चलता था, जाति कार्ड चलता था, लेकिन ये पहली बार है जो हिंदुत्व कार्ड चला है। और इसलिए कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य पहले शरद राव पवार होते थे, अब देवेंद्र फडणवीस है। पहली बात तो मैं बिल्कुल कोई चाणक्य वाणक्य नहीं हूं। मैं मेरी पार्टी का एक बहुत साधारण कार्यकर्ता हूं। जनता की, नेताओं की, ईश्वर की कृपा रही है। खुद को तो आपने अभिमन्यु बताया था। नहीं, अभिमन्यु तो हूं वो कोई, पर मैंने ये कहा आधुनिक अभिमन्यु जो चक्रव्यूह तोड़ के आता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, हम लोगों ने एक विचारों की लड़ाई लड़ी है जी, और उस विचारों की लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण महाराष्ट्र में अगर कोई चीज हुई होगी, देखिए हमने लाडली बहना का कार्यक्रम हाथ में लिया, किसानों के लिए कार्यक्रम हाथ में लिया, ये सारी चीजों से प्रो इनकम्बेंसी तैयार हुई, पॉजिटिविटी तैयार हुई। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया, एक है तो सेफ है, समाज की सारी विघटनकारी विचारों को समाप्त करते हुए पूरा समाज एक आया। जाति की व्यवस्था को भुलाकर सबने एक लक्ष्य को सामने रखते हुए वोट किया। जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में एक बहुत ही जहरीला पोलराइजेशन कांग्रेस और उसके साथियों ने किया था, और उस पोलराइजेशन के चलते उसके बाद जिस प्रकार की घटनाएं महाराष्ट्र में घटी, वो सारा देखने के बाद समाज के सभी तबकों के ध्यान में आया कि हम लोगों को साथ में आना पड़ेगा। एक है तो सेफ है का नारा, ये नारा महाराष्ट्र का मूल मंत्र बना, जिसके कारण 5% वोटिंग बढ़ा है और जो हमारे पाले में आया है। तो मुझे लगता है कि ये नारा एक डिफाइनिंग मूवमेंट था हमारे जीत का। ये नारा डिफाइनिंग मूवमेंट था जीत का। और आपको लगता है जैसा वोट जिहाद का बार बार आप नाम लेते थे, आप अपने कार्यक्रमों, अपनी रैलियों में कहते थे, वोट जिहाद इस बार नहीं चला, दूसरी तरफ से पोलराइजेशन हुआ है, हिंदू पोलराइजेशन हुआ है। देखिए, मैं ऐसा कहता हूं, ये हिंदू पोलराइजेशन नहीं है, काउंटर पोलराइजेशन है। हमने पोलराइज नहीं किया। आपने कहा था चुनाव प्रचार में कि वोट जिहाद के खिलाफ धर्म युद्ध होना चाहिए। यस, ये काउंटर पोलराइजेशन है। अगर कोई वोट जिहाद की बात नहीं करता तो हम धर्म युद्ध की बात नहीं करते। ये काउंटर पोलराइजेशन है। जिस प्रकार से उलेमाओं की 17 मांगों के ऊपर अपने घुटने कांग्रेस, शरद पवार जी की पार्टी और उद्धव ठाकरे जी की पार्टी ने टेके, और किस प्रकार की मांगे, ऐसी मांग हो सकती है कि 2012 से 2024 तक महाराष्ट्र में जितने दंगे हुए, उन दंगों में जितने मुस्लिम आरोपी हैं उनके सबके आरोप वापस ले लो, और ये घुटने टेक कर कहते हैं हाँ हमको तो मंजूर है, हम तो ये कर लेंगे, और ऐसी 17 मांगे। तो इसके चलते लोगों में भावना बनी, और उसके बाद फिर सज्जाद नोमानी खुलेआम कहते कि वोटों का जिहाद करिए, एमवीओ को समर्थन दीजिए। जिहाद शब्द उन्होंने यूज किया, इसलिए मैंने कहा अगर आप जिहाद करोगे तो वोटों का धर्म युद्ध होगा, और वो हुआ, और लोग आए और लोगों ने जवाब दे दिया। जी, लेकिन उधर तो आपने जवाब दे दिया, आपने बोला अभिमन्यु की तरह आपने चक्रव्यूह भेद लिया। ये जो विभागों वाला चक्रव्यूह है, किसको कौन सा विभाग मिलेगा? शिंदे जी गृह विभाग चाहते हैं और साथ साथ स्पीकर का पद भी चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? ऐसा कोई चीज उन्होंने कही नहीं है, ये सारी मीडिया में ही चल रहा है।
देखिए, किसको कौन सा विभाग मिलना चाहिए इस पर बैठकर हम लोग फैसला कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गृह मंत्रालय को लेकर देखिए, गृह मंत्रालय हो, अर्बन डेवलपमेंट हो, फाइनेंस विभाग हो, रेवेन्यू विभाग हो, जितने प्रमुख विभाग है ठीक से हम लोग उसको। पिछली सरकार में आप गृह विभाग देखते थे, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, मैंने पिछले समय 5 साल मेरे पास था, उसके बाद 2.5 साल भी मेरे पास था, लेकिन सवाल कौन सा विभाग किसके पास रहेगा ये नहीं है, सरकार ठीक से चले, इसलिए इसका ठीक मुझे ऐसा लगता है बंटवारा करना चाहिए, वो हम करेंगे। अच्छा, अजीत पवार साहब और शिंदे साहब दोनों के साथ आपने काम किया है, तो दोनों में से आपको आपकी सहजता किसके साथ है, या फिर बोलूं कि जिससे आपका कोऑर्डिनेशन बेहतर है? नहीं, मेरा दोनों से बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। देखिए, दोनों के स्वभाव का अंतर है। शिंदे साहब का स्वभाव ये इमोशनल स्वभाव है, अजीत दादा का स्वभाव ये प्रैक्टिकल है। अजीत दादा प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स करते हैं, प्रैक्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। शिंदे जी चूंकि बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना से आए हुए हैं, तो इमोशन उनके लिए ज्यादा मायने रखती है, तो इसलिए मेरा दोनों से अपना कनेक्ट है। थोड़ा घुमा के पूछे तो डील करने में किससे आसानी है, मतलब पॉलिटिकल बात करने में, पॉलिटिकल डील करने में? सब एक बात याद रखिए जी, पॉलिटिकल डील कहीं पर भी आसानी से नहीं होती है जी। सभी पार्टियों को अपने कार्यकर्ताओं का हित देखना होता है, अपने मंत्रियों का हित देखना होता है। सभी लोग हार्ड बार्गेन करते हैं, हम भी हार्ड बार्गेन ही करते हैं, हम भी कोई सॉफ्ट बार्गेन नहीं करते, लेकिन अल्टीमेटली हम तीनों इस रियलिटी को समझते हैं कि हम तीनों मिलकर ही ये सरकार है। जी, तीनों मिलकर ही सरकार है। लेकिन अजीत पवार का अनुभव जो है वो 6ठी बार उप मुख्यमंत्री बने हैं। पॉलिटिकल पंडित कहते हैं वो नए इस देश के मौसम वैज्ञानिक है, पॉलिटिकल मौसम वैज्ञानिक है, उन्हें पता है किसका शासन आने वाला है। नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता, लेकिन यहाँ ये बात जरूर है कि अजीत दादा ने 6 बार शपथ ली हुई है और एक प्रकार से उप मुख्यमंत्री पद की एस्टेब्लिश फेस इस रूप में उनको देखा जाता है। लेकिन इस बार आप देखिए, उन्होंने जिस समय शरद पवार जी का साथ छोड़ा तो एक प्रकार से बड़े रिस्क थे उनके पास, क्योंकि अपना अस्तित्व दिखाना चाहते थे। लोकसभा के बाद एक सवालिया निशान भी उनके ऊपर लगा जी, कि ये कर पाएंगे। आप लोगों पे भी बहुत दबाव आया कि आप बिल्कुल। अजीत पवार को छोड़ दीजिए, लेकिन उन्होंने करके दिखाया और उन्होंने एस्टेब्लिश किया कि द रियल एनसीपी इज अजीत पवार फैक्शन। जी। अब तो चुनाव हो गए हैं, लोकसभा चुनाव के मुकाबले बीजेपी का प्रदर्शन बहुत शानदार रहा है। जो सीटों पर का अंबार लगा वो हम सबने देखा है। आपने कभी सोचा था जब आप चुनाव प्रचार कर रहे थे कि 130 सीटें? जी नहीं, मैंने नहीं सोचा था। मैं सच बात आपको कहता हूं कि मैं ये मानता था कि 110 सीटें आएगी। जब 5% सर्ज हुआ तो मैंने कहा 120 सीटें आएगी, लेकिन 130 सीटें मैंने नहीं सोची थी। मैं क्यों झूठ बोलूं। हाँ, ये जरूर मैंने कहा था और कई पत्रकार उसके साक्षी है कि जिस समय 5% वोट बढ़ा तो मैंने, पत्रकारों ने मुझे पूछा कि आप इसके मायने क्या है, तो मैंने उनको कहा कि देखिए 5% वोटों का बढ़ना ये 2 ही सिरों में होता है। एक तो एक्सट्रीम एंटी इनकम्बेंसी में होता है, अगर हम लोग नहीं भाप पाए और इतने एंटी इनकम्बेंसी है तो हम तीनों मिलकर 50-60 सीटों में सिमट जाएंगे। लेकिन ग्राउंड पे हमको ऐसा ध्यान में नहीं आया, ग्राउंड पे हमको पॉजिटिविटी दिखी, तो हम जो सोचते हैं उस पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर ये है तो लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी, हम 200 से आगे जाएंगे, ऐसा मैंने कहा था। लेकिन विपक्ष की 50 सीटें आई हैं, इतना नंबर उनका कम आया है कि वो नेता प्रतिपक्ष नहीं दे सकते, तो राजनीति में कटुता करने का एक पहला कदम आप ले सकते हैं, उनको नेता प्रतिपक्ष का पद देना चाहेंगे क्या? देखिए, ये हमारे हाथ में ही नहीं है जी, इसका फैसला स्पीकर साहब करते हैं। स्पीकर भी तो नहीं, बीजेपी का होगा, ऐसा या नहीं होता है, शिवसेना का होगा? स्पीकर होता है। स्पीकर पुराने निर्णय और सारे आधार पर वो निर्णय करते हैं। लेकिन अगर स्पीकर साहब ये चाहेंगे कि किसी को विपक्ष का नेता बनाना है तो हम मना नहीं करेंगे। एक कंट्रोवर्सी जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, हालांकि आपने उसके बारे में कई बार बोला होगा, वो है ईवीएम। ये जो 130 सीटें आई हैं, इसको लेकर जब नतीजे आ रहे थे और मैं उस समय कार्यक्रम कर रहा था, तभी संजय राउत का बयान आ गया कि ये कैसे चुनाव हो रहा है, कैसे नतीजे आ रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता। मतलब एक तरह से एक रोना गाना, मतलब वो स्टार्ट हो गया था। ये ईवीएम कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबल है बीजेपी की जीत में? देखिए, ये जब जीतते हैं तो ईवीएम पे बोलते नहीं है, हारते हैं तो ईवीएम का रोना शुरू कर देते हैं। इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने
एक बहुत ही डिटेल्ड जजमेंट ईवीएम पर दिया हुआ है, सारे पहलुओं का उसके ऊपर विचार किया। इसीलिए वापस अभी जब केस इन्होंने की तो कोर्ट ने कहा कि आप हारने के बाद रोना छोड़ दो। मूल रूप से मैं सवाल पूछना चाहता हूं, एक ही दिन चुनाव होता है, झारखंड में विपक्ष जीतता है, जेएमएम और कांग्रेस जीतती है, और यहां हम जीतते हैं। वहां पर उनकी जीत पर कोई सवाल या निशान नहीं है, वहां ईवीएम एकदम अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ ईवीएम खराब है। यहाँ एक लॉजिक लेके आया कि बैटरी 99% नहीं, उसके ऊपर 99 क्या 100 हो कि 90 हो कि 60 हो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, ये भी कोर्ट में प्रूव हो चुका है। लेकिन राहुल गांधी जो एक यात्रा निकालना चाह रहे हैं ईवीएम को लेकर, भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर, उनको लगता है कि ये यात्रा निकलनी चाहिए, और एक लॉजिक भी देती है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष लॉजिक देता है, बड़ा चुनाव जीत जाते हैं, छोटा चुनाव हमें जितवा देते हैं। जैसे हरियाणा जीत गए, जम्मू कश्मीर जितवा दिया, महाराष्ट्र जीत गए, झारखंड हमें जितवा दिया, ये लॉजिक देते हैं वो लोग। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में क्या अंतर है? दोनों छोटे स्टेट है। सवाल यह है, अगर ऐसा होता, सबसे बड़ा चुनाव तो लोकसभा का हुआ, लोकसभा के चुनाव में आपको 99 सीटें कैसे मिली? लोकसभा के चुनाव में हम लोग तो 400 पार जाना चाहते थे, लेकिन हमको सीटें कम मिली, तुलना में हम लोग जितना मानते थे उतनी सीटें नहीं मिल पाई जी। तो ऐसा क्यों हुआ? तो मुझे लगता है कि ये मूर्खतापूर्ण बातें इन्होंने बंद करनी चाहिए। और मुझे सबसे ज्यादा इस बात का दुख है कि भारत जोड़ो नाम का जो एक दुकान इन्होंने खोला है, ये केवल अराजकता तैयार करने वाला दुकान है। आप देखिए, भारत के जो इंस्टीट्यूशंस है जी, उन इंस्टीट्यूशंस पे से लोगों का विश्वास कम हो, एनआरकी खड़ा करना। जब प्रधानमंत्री जी ने अर्बन नक्सल की बात कही, व्हाट इज नक्सलिज्म? नक्सलिज्म का अर्थ यह होता है भारत के संविधान पर और भारत के संविधान ने तैयार की हुई संस्थाओं पर अविश्वास दिखाना, ये संस्थाएं गलत है बताना, इज नक्सलिज्म। अर्बन नक्सल क्या करते हैं? भारत की संस्थाओं को बदनाम करके इन संस्थाओं पे लोगों का विश्वास न बैठे ये प्रयास करते। क्या कर रहे हैं राहुल गांधी? अलग यही कर रहे हैं ना। इलेक्शन कमीशन गलत, सुप्रीम कोर्ट गलत, हाई कोर्ट गलत, संसद गलत, सीएजी गलत। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने जो संविधान तैयार किया, उस संविधान ने ट्रांसपेरेंटली जिन संस्थाओं को सरकार से अलग खड़ा किया, उन संस्थाओं को कलंकित करने का काम अगर राहुल गांधी करते हैं, हाथ में आप संविधान ले रहे हो और संविधान की सारी संस्थाओं को बदनाम करके इस देश में एनआरकी लाना चाहते हो। राहुल गांधी का विश्वास भारत के संविधान पर नहीं है और इसीलिए लाल संविधान लेकर घूमते हैं। क्योंकि ये जो लाल किताब है ना, किसकी है पता है ना आपको? नक्सलियों की किताब होती है। ये लाल संविधान नहीं है, उसके अंदर कोरे पन्ने। अगर उनके संविधान में सही पन्ने होते तो राहुल गांधी कभी भी इस देश की संस्थाओं को बदनाम नहीं करते। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो खुद नफरत की दुकान लेकर एक घूम रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं तो नफरत को मिटाने के लिए मोहब्बत की दुकान खोल के बैठा हूं। वो कह रहे हैं मोदी ने, योगी ने, देवेंद्र फडणवीस ने, अमित शाह ने, इन सब ने नफरत फैला दी है इस पूरे देश के अंदर। हिंदू मुसलमान करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते ये लोग। देखिए, भारत पाकिस्तान करते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी का प्रॉब्लम यह है कि जो स्क्रिप्ट उनको मिलती है उस स्क्रिप्ट पर वो बोलते हैं। मैं तो साफ शब्दों में कहता हूं कि राहुल गांधी जी सीधे डिबेट में आए, एक सीधे डिबेट करें। आपके साथ? मेरे साथ करे, किसी का शायद वो मुझे छोटा मानते होंगे, तो जिसको अपने स्तर का मानते हैं उसके साथ डिबेट करें ना। आप महाराष्ट्र के तीसरी बार मुख्यमंत्री? मैं तो मानता हूं, लेकिन वो शायद नहीं मानते होंगे, तो जिसके साथ करना चाहे एक सीधे डिबेट करे। ये स्क्रिप्ट पे बात करना छोड़ दे। ये सारी स्क्रिप्ट राहुल गांधी जी की एनार्किस्ट लोग तैयार कर रहे हैं। ये सारी स्क्रिप्ट जिनको भारत, ये षड्यंत्र है भारत की संस्थाओं पे से लोगों का विश्वास समाप्त करना, फिर भारत के लोकतंत्र पे खतरा खड़ा करना, भारत में अराजक। देखिए, बांग्लादेश में होने का पहला काम इनका क्या बयान था? भारत में बांग्लादेश होगा, मतलब क्या होगा? लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। इनके जो मंसूबे हैं, इनके जो सपने हैं, वो यही है
ये लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं भारत के। आपने बांग्लादेश की बात करी। बांग्लादेश में हिंदुओं को बहुत बुरी तरह से टारगेट किया जा रहा है। इस्कॉन के एक स्वामी को जेल के अंदर डाल दिया गया। जो वकील उनका केस लड़ने के लिए गया वो भी, उसको भी जिसे कहते हैं बहुत ही बुरी स्थिति में है। वो इस समय जीवन और मरण की लड़ाई लड़ रहा है। बांग्लादेश की स्थिति पर आप फडणवीस जी क्या कहना चाहते हैं? केंद्र में आप लोगों की सरकार है। देखिए, इस मामले में भारत सरकार ने जहां आवाज उठानी चाहिए वहां आवाज उठाई है और जनता ने भी एक प्रकार से इसका इको तैयार किया है। लेकिन मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि भारत में अपने आप को धर्मनिरपेक्ष ताकतें कहने वाले जो है वो क्यों नहीं बोलते इसके ऊपर? क्यों राहुल गांधी अमेरिका में जाकर भारत के खिलाफ बोलते हैं? जाए अमेरिका और जाकर वहां कहे कि बांग्लादेश के ऊपर आप सैंक्शंस करो या बांग्लादेश को आप एक प्रकार से आग दिखाओ। ये क्यों नहीं कहते राहुल गांधी? ये सारे जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, सारे सूडो सेक्युलर लोग, बंद है मुंह, इनका खुलता नहीं है, ये बोलते नहीं है इसके ऊपर। वो तो कहते हैं जो बांग्लादेश में वहां की मिनोरिटीज का हाल है, हिंदुस्तान में यहां की मिनोरिटीज का हाल है। ओवैसी भी ये बात कहते हैं। देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि ये सूडो सेक्युलर है। इनके लिए सेक्युलरिज्म का मतलब है हिंदुओं को गाली देना, सेक्युलरिज्म का मतलब है हिंदुओं पर अत्याचार करना, सेक्युलरिज्म का मतलब है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उस कम्युनिटी को एक प्रकार से नकारना। ऐसी सेक्युलरिज्म हम नहीं मानते। सेक्युलरिज्म का अर्थ ये होता है अपीजमेंट ऑफ नन एंड जस्टिस फॉर ऑल। हम जस्टिस फॉर ऑल एंड अपीजमेंट फॉर नन मानते हैं। लेकिन जिस तरह से इस देश में इस समय कुछ विषयों को लेकर विवाद चल रहा है, संभल में एक मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है और अजमेर दरगाह को लेकर भी एक कोर्ट में पिटीशन फाइल हो गई है, इन स्थितियों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, महत्व की बात यह है कि आप अगर दुनिया का इतिहास देखें, दुनिया का, तो दुनिया के इतिहास में जब जब वहां की मूल परंपरा पर आक्रांताओं ने आक्रमण करके वहां के जो मूल स्थल थे, जो आस्था के केंद्र थे, जो उनकी अस्मिता के केंद्र थे, इनको तोड़ा या उनका स्वरूप बदला, तो जब आक्रांता चले गए और वो स्वतंत्र हुए, तब तक उन्होंने अपने मूल स्वरूप को वहां पर प्राप्त किया है, उसको लोगों के लिए उन्होंने प्राप्त करके दिया है। तो भारत में भी चाहे वो राम जन्मभूमि का प्रश्न हो या अन्य प्रश्न हो, ये सारे प्रश्न इसी प्रकार के कि जो हमारी मूल आस्था है उसको जानबूझकर ठेस पहुंचाने के लिए तोड़ा गया है, उसके ऊपर अलग अलग प्रकार के धार्मिक स्थल तैयार किए गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर लोगों के मन में है कि इसका मूल स्वरूप आना चाहिए तो ये गलत नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इसके लिए हमारे देश में कोर्ट है, कानून है, कानूनन लड़ाई लड़कर ये सारी चीजें होनी चाहिए। और मैं ऐसा मानता हूं कि हिंदुत्व में दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर हमने कभी भी अपना प्रचार और प्रसार नहीं किया है। जी, लेकिन महाराष्ट्र में भी कई मस्जिदों के अतिक्रमण के मामले हैं। बतौर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री धारवी इलाके में एक ऐसी मस्जिद है जिसका नाम है शुभमनिया मस्जिद, उस पर कार्रवाई होनी थी। आप कैसे देखते हैं? देखिए, कोर्ट का ऑर्डर है, अतिक्रमण है, इसलिए हमने वहां पर कार्रवाई के लिए भेजा। उन्होंने सामने से कहा कि हम अतिक्रमण निकाल देंगे, आप कार्रवाई मत कीजिए। हमने माना, हमने उनको मौका दिया, उन्होंने अतिक्रमण निकाला। तो ये कोई हमारी ऐसी लड़ाई थोड़ी है। अगर कोई कानून को मानकर काम करना चाहता है तो इज वेलकम। वोट जिहाद की हमें बात कर लेता हूं। क्या वोट जिहाद वाकई जातिगत जनगणना, जाति वाली राजनीति की एक बड़ी काट है और देवेंद्र फडणवीस ने वो काट ढूंढ ली है? देखिए, ऐसी कोई, ये महाराष्ट्र का मॉडल देश भर में भी चल सकता है। ऐसा है कि जहां वोट जिहाद की बात कोई करेगा जी, वहां पर वोटों का धर्म युद्ध होगा। यूपी में हुआ था लोकसभा चुनावों में, महाराष्ट्र में हुआ, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। बाकी तो ये टेम्पलेट है पूरे देश के लिए। नहीं, जैसा मैं कहता हूं, हम पोलराइजेशन नहीं करते, हम काउंटर पोलराइजेशन करते। अगर कोई पोलराइज करने की कोशिश करेगा तो जवाब मिलेगा, अन्यथा हम उस रास्ते से नहीं जाते।
मैं आपको हिंदुत्व का नया पोस्टर बॉय इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने एक बयान दिया था। आपने कहा था कि अरे ये महाराष्ट्र है और यहां पर औरंगजेब के नाम पर कोई कुत्ता भी पेशाब नहीं करेगा। ऐसा है, हिंदुत्व को पोस्टर बॉय की जरूरत नहीं है। हिंदुत्व हमारे खून में बसता है। हमारी सदियों से विचारधारा हिंदुत्व की विचारधारा है, इसलिए उसके लिए किसी पोस्टर बॉय की जरूरत नहीं है। और मैं ऐसा मानता हूं, इस देश में हिंदुत्व के पुरोधा के रूप में अगर किसी को देखा जाए तो वो मोदी जी को देखा जाए, क्योंकि मोदी जी ने हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो वजूद है, हमारा जो इतिहास है, हमारे जो संस्कार है और हमारी जो पहचान है, इसको वापस लाने का काम किया है। और एक समय ऐसा था कि ये सूडो सेक्युलर मंदिर जाने से भी डरते थे, छिप छिप के जाते थे। प्रधानमंत्री जी ने वो डर लोगों के मन से निकाल दिया। तो उद्धव ठाकरे ने भी अपनी पार्टी को निर्देश दिया है कि दोबारा हिंदुत्व के एजेंडे में वापस आइए। तो इसलिए, और मैं इसलिए भी उनको हिंदुत्व का पुरोधा कहता हूं क्योंकि ये हिंदुत्व ही है जिसने कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। और आप अगर देखें तो मोदी जी ने विकास किया और विकास करते समय उन्होंने डिस्क्रिमिनेट नहीं किया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, कोई भी समाज का, कोई भी धर्म का, किसी की पूजा पद्धति कोई भी हो, सभी को विकास के रास्तों पर ले जाने का काम मोदी जी ने किया। आपने तो यह भी बयान दिया था कि आदित्य ठाकरे को हिंदुत्व सीखने के लिए अब सपा के पास यानी समाजवादी पार्टी और ओवैसी के पास जाना पड़ रहा है। नहीं, मैंने ऐसा है कि चुनाव प्रचार के दरमियान उन्होंने ये कहा था कि भाई देवेंद्र फडणवीस मुझे हिंदुत्व न सिखाए जी। तो मैंने कहा था मैं क्यों सिखाऊं भाई, मैं थोड़ी कोई सिखाने वाला होता हूं। अभी तो आपके पास सपा है, आपके पास ओवैसी है, आपके पास ये सारे लोग हैं, आपको सिखाएंगे। अच्छा, कोई चांस है उद्धव ठाकरे का वापस एनडीए में आने का? देखिए, अभी हमारी मेजोरिटी ही इतनी है कि मुझे लगता नहीं है कि कोई जरूरत भी है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे उनके कई नेता चाहते हैं कि वापस बीजेपी के साथ चले जाएं। अब नहीं, निश्चित रूप से चाहते होंगे क्योंकि मूल डीएनए उनका हिंदुत्व का रहा है। अब उन्होंने उसके ऊपर एक हरी चादर ओढ़ ली है, लेकिन उस हरी चादर में उनके नेता कहीं ना कहीं सफोकेट तो होते हैं ना, हो रहे हैं। तो कोई चांस है आने वाले अभी साल? कोई चर्चा ही नहीं है। मुझे लगता है कि अभी उस चर्चा का कोई मतलब ये समय भी नहीं है। आपने बोला कि एक है तो सेफ है, नारा बहुत चला। योगी आदित्यनाथ ने भी एक नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे। उसका भी कुछ इंपैक्ट रहा आपको लगता है? देखिए, दो नारे अलग नहीं है जी। आज ये मेरे सामने गिलास रखा हुआ है जी, मैं ये भी कह सकता हूं कि गिलास आधा भरा है, मैं ये भी कह सकता हूं कि गिलास आधा खाली है जी। तो बटोगे तो कटोगे कहना, इसका अर्थ है गिलास आधा खाली है। एक है तो सेफ है, इसका कहना गिलास आधा भरा है। देखिए, दोनों का अर्थ तो यही है कि यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। हम अंग्रेजी में कह दे तो बहुत अच्छा लगता है सबको, ये घोषवाक्य हो जाता है अंग्रेजी का। लेकिन अगर कोई हिंदी में कह दे तो ये बांटने वाली बात हो रही है। अरे भाई, समाज को एक करने का काम है। कोई अगर समाज को, देखिए मोदी जी ने बहुत अच्छे से कहा कि एक रहो तो सेफ रहोगे। योगी जी ने अपने स्टाइल में उसको कह दिया, कह रहे भैया साथ में नहीं रहोगे तो समाप्त हो जाओगे जी। अच्छा, उत्तर में योगी जी हैं और पश्चिम में यानी और वेस्ट में फडणवीस जी आ गए। देश में तो मोदी जी आई, ईस्ट में हिमंता बिस्वा शर्मा हो गए और साउथ में पवन कल्याण, आप हालांकि आपके सहयोगी हैं। ये पोस्टर बहुत चल रहा है, तो कैसे आप देखते हैं? मतलब आपको लगता है कि फ्यूचर ऑफ बीजेपी इज जो है, आप भविष्य है भारतीय जनता पार्टी का? भारतीय जनता बड़े रूप में भारतीय जनता पार्टी में बहुत नई जनरेशन के नेता है जी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का फ्यूचर ब्राइट है। आज मेरे जैसे नेता ये 3-3 बार मुख्यमंत्री बन पाए, ये कांग्रेस में संभव नहीं है, ये केवल बीजेपी में संभव है। मोदी जी ये कर सकते हैं, ये उनमें क्षमता है, ताकत है और हिम्मत है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी पीढ़ी का निर्माण मोदी जी ने किया है। उन्हीं में से कुछ लोग आगे जाएंगे, आगे पार्टी संभालेंगे। तो आपको लगता है कि आप वो जो बीजेपी की लिस्ट है उसमें आप टॉप पे हैं अभी? नहीं, मैं नहीं मानता मैं टॉप पर हूं वगैरह नहीं मानता। बीजेपी की अगली पीढ़ी की लिस्ट में मैं जरूर रहूंगा। मैं 3 फोटो लेकर आया हूं आपको दिखाने के लिए। पहली फोटो जो है वो है
ये क्या कहना चाहते हैं आप इस फोटो को देखकर? देखिए, यही विनम्रता है मोदी जी की जो लोगों का दिल जीतती है। वो इतने बड़े नेता है, ये तो कार्यक्रम उनका नहीं था, हमारी शपथ का कार्यक्रम था, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से विनम्रता के साथ एक प्रकार से लोगों का आभार माना कि आपने हमको वोट दिया जी, ये लोगों का दिल जीतती है। एक अच्छा कैप्टन अपने स्ट्राइक बॉलर्स को रोटेट करता है। वैसे ही सैमको मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की यूनिक रोटेट स्ट्रेटजी मार्केट कंडीशंस के हिसाब से इक्विटी, डेट और गोल्ड में करे रोटेट आपके स्टडी वेल्थ क्रिएशन के लिए। सैमको मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, आज ही निवेश करें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। रजनीगंधा वायर्स एंड केबल्स, कनेक्टिंग पीपल टू पावर। अपने बैंकिंग ऐप से कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स को स्विच ऑन कर। जस्ट टैप एंड गो। डोंट वरी, ये बिल्कुल सेफ। मास्टर कार्ड, पेमेंट्स का पावर प्ले। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में महाकुंभ 2025 में सनातन पताका लहराने के लिए तैयार है उत्तर प्रदेश। उच्च कोटि के प्रबंधन वाले मानवता के इस अमूर्त धरोहर से साधु संतों के साथ ही कल्पवासी भी पुण्य के भागी बनेंगे। कल्पवास अर्थात एक माह तक संगम तट पर डेरा डालकर वेदों का अध्ययन और ध्यान पूजा, जो पौष मास के 11वें दिन से प्रारंभ होकर माघ माह के 12वें दिन तक चलती है। श्वेत व पीतांबरधारी कल्पवासियों के दर्शन, संगम में डुबकी और पूज्य साधु संतों के आशीर्वाद का पुण्य प्रसाद प्रयागराज महाकुंभ में बंट रहा हो तो चहुं ओर एक ही जयकार गुंजायमान है। आओ चले महाकुंभ। जयतु महाकुंभ, जयतु सनातन। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। चुनाव प्रचार के दौरान आपने गाना गाया था, गीत था वो जागो हिंदू जागो, अब वो काफी वायरल हो रहा है। तो वो गाना आपने सुना कहां से और सीखा कहां से, या आप संग से ही सुनते हुए आ रहे थे? देखिए, ये गाना कोई मैंने चुनाव प्रचार में गाया नहीं था। मूल रूप से ये जो गाना है, जब राम जन्मभूमि का आंदोलन शुरू हुआ तो कार सेवक के रूप में जब हम लोग अयोध्या गए थे, उस समय का ये गाना था, तब हम ये गाते थे। तो जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, उस समय भी मैंने वो गाना गाया था याद करके। उससे जस्ट पहले एक मुंबई में उत्तर भारतीय एक सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में मैंने ये गाना गाया था। हालांकि मुझे कोई बहुत सुर वगैरह आते नहीं है। अभी आजकल टेक्नोलॉजी ऐसी है कि हमारे कुछ लोगों ने वो गाना उठाया वहां से जी, और उसको बैकग्राउंड में म्यूजिक डाल दिया, उसमें कुछ कोरस डाल दिया, तो एक वो गाना बन गया। और मैं तो आपको बोलने वाला था 2 लाइनें, अगर आप नहीं चुनाव में उसको नहीं भाई साहब, मैं इतना बेसुरा हूं कि मैं नेशनल टेलीविजन पे अपनी इज्जत नहीं उतारना चाहता। जी 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 जी, लेकिन हम लोग आप सवाल करते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, तो आप वर्क वाइफ बैलेंस बना लेते हैं अपना? नहीं बना सकते। देखिए क्या होता है, ये कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन आप जब इस मकाम पर पहुंचते हो, इतना संघर्ष और इतना आपको एक प्रकार से काम करना पड़ता है, तो आपके घर वालों को सैक्रिफाइस करना ही पड़ता है। मेरी वाइफ हो, मेरी माँ हो या मेरी बेटी हो, जी, सभी को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। मेरी वाइफ को मेरा समय नहीं मिलता, मेरी बेटी अभी 10th में 10वीं क्लास में है, जी, उसको भी मैं समय नहीं दे पाता। लेकिन घर के लोग भी समझते हैं कि भाई जो काम मैं कर रहा हूं वो देश के लिए, वो समाज के लिए। तो कभी नाराज भी होते हैं, लेकिन फिर भी मुझे संभाल लेते हैं। फिर भी सवाल, लेकिन आपने, मैं ये कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूं, आपने अपनी फिटनेस पे खूब ध्यान दिया है बीते कुछ सालों के अंदर। हाँ, थोड़ा मैंने वजन तो कम किया है और प्रयास कर रहा हूं, अभी अटका हूं। पता नहीं अभी ये इससे कम होगा या बढ़ जाएगा, ये पता नहीं है। नहीं, मैं आपको बार बार टोकता रहूंगा, सवाल पूछता रहूंगा। चलिए 2-3 और सवाल हैं। प्रधानमंत्री ने एक लोकसभा चुनावों में न्यूज 18 को इंटरव्यू दिया था, और उस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने आपकी तारीफ करी थी। कहा कि एक तरह से डिप्टी सीएम पद लेना उस समय देवेंद्र फडणवीस के लिए बहुत बड़ी बात थी, लेकिन महाराष्ट्र के लिए हमने ये किया। मेरे मन में ये शंका थी, क्या मैं डिप्टी सीएम का पद लूं या न लूं। मोदी जी से मेरी बात हुई,
उन्होंने जो बात मुझे कही उसके बाद मेरे मन में रत्ती भर, क्या कहा था? जो भी उन्होंने कहा था वो तो हमारा आपस का संवाद है जी, पर रत्ती भर भी मेरे मन में शंका नहीं रही। और उसके 1 महीने बाद ही मैंने ये रियलाइज किया कि मोदी जी कहते थे वो सही था, ये पद लेना बिल्कुल जरूरी था, पार्टी के लिए आवश्यक था। और जिस प्रकार का ट्वीट, आप उस समय का मोदी जी का ट्वीट देखिए, बिल्कुल देखा मैंने। एक छोटे से कार्यकर्ताओं को किस कद पर मोदी जी ले जाते हैं, ये उस ट्वीट के माध्यम से हमने देखा। तो मुझे लगता है कि उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ा, शायद मैं ऐसा मानता हूं कि मुख्यमंत्री बन जाता तब भी इतना प्रेज मुझे नहीं मिलता हमारे कार्यकर्ताओं की ओर से, नेताओं की ओर से, जितना डिप्टी सीएम बनने के बाद मिला। जी, लेकिन 2019 में जब आपने इस्तीफा दिया था तब मन में भावना क्या थी? क्योंकि मैंडेट आपके पक्ष में आया था और क्योंकि मैंने वो चुनावी रैली उद्धव ठाकरे जी की भी देखी थी, जिसमें मोदी जी की होर्डिंग होती थी और प्रधानमंत्री बोलते थे दिल्ली में नरेंद्र है और महाराष्ट्र में देवेंद्र होगा। लेकिन उसके बाद इतना बड़ा हो गया, जब आप रिजाइन दे रहे थे और अब जब आप 2024 में शपथ ले रहे थे तो वो मन में थॉट क्या आया था? क्योंकि वो जो थॉट है वो आपके कार्यकर्ताओं के लिए तो प्रेरणा होगा, लेकिन हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा होगा जो कि कभी कभार एक मायूसी देखता है, क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव तो आता ही है। 2019 में जब इस्तीफा दिया तो मुझे दुख था, और दुख इस बात का ज्यादा था कि उद्धव जी ने चर्चा ही नहीं की, इसका दुख मुझे ज्यादा था। क्योंकि आप 5 साल साथ में काम करते हो तो एक रिलेशन बनता है, एक व्यक्तिगत इमोशनल आपका कनेक्ट होता है, तो वो एक कनेक्ट उनके साथ मेरा काफी अच्छा हुआ था। तो जब उन्होंने बातचीत ही नहीं की या फोन भी नहीं लिया तो निश्चित रूप से बहुत दुख हुआ था मुझे। मेरे मन में यह था कि भाई जिस प्रकार से विश्वासघात हुआ है, धोखा हुआ है, इसका जवाब मिलना चाहिए। उद्धव जी ने तब बोला था कि अमित शाह ने वादा किया था उनको कि नहीं, देखिए वो गलत बात है, अमित शाह ने खुद भी उसको डिनाई करा, बिल्कुल गलत बात है। जी, चलिए मेरा अगला सवाल है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। आपको लगता है क्योंकि बाबा सिद्दीकी की भी हत्या हुई, सलमान खान को भी बहुत सारी धमकियां मिल रही हैं बतौर मुख्यमंत्री? देखिए लॉ एंड ऑर्डर ये हमेशा चैलेंज रहता ही है। मुंबई जैसा शहर जो एक बहुत ही वल्नरेबल इस प्रकार का शहर है, क्योंकि ये देश की आर्थिक राजधानी है, इसने कई बॉम्ब स्फोट झेले हैं और विशेष रूप से आतंकवादियों के टारगेट पर जी ये शहर हमेशा होता है। तो महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर संभालना एक बहुत चैलेंजिंग इस प्रकार का जॉब है। मैंने कई सालों तक वो किया है, यशस्विता के साथ किया है, और मैं ऐसा मानता हूं कि इस सरकार में भी हम लोग महाराष्ट्र की लॉ एंड ऑर्डर को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे। हरियाणा आप लोगों ने जीत लिया, महाराष्ट्र में आपकी सरकार आ गई, अगला चुनाव दिल्ली है और अरविंद केजरीवाल वहां 10 साल से हैं, उनकी पार्टी है। क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि बीजेपी जीतेगी, लोगों का मन अभी बीजेपी की तरफ है, क्योंकि आपने देख लिया लोकसभा में कांग्रेस और आप इन्होंने गठबंधन किया, बावजूद उसके बीजेपी जीती है। तो विधानसभा में लोगों का मन बना है। आप क्योंकि पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से समझते हैं, क्यों आपको लगता है यूपी बाई इलेक्शन में बीजेपी जीती, महाराष्ट्र में जीती, हरियाणा में भी जीती, जिन जिन जगहों पे बीजेपी लोकसभा में हारी थी वहां पलट के जीत के वापस आ रही है? रीजन क्या लगता है आपको? क्या एक पब्लिक में भी रिग्रेट है मोदी को वोट नहीं दिया हमने? बिल्कुल 100% रिग्रेट है, वो हमने महसूस किया है। देखिए 2 चीजें इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। एक, हाउ डू यू एनालाइज इट? जो फेक नरेटिव लोकसभा में चला। देखिए लोकसभा में मैं महाराष्ट्र की तो बात आपको कह सकता हूं कि हमारी विफलता सबसे बड़ी क्या रही महाराष्ट्र में, हम लोगों ने फेक नरेटिव को रोकने के लिए कोई एपरेटस ही तैयार नहीं किया था। जी, वी वर कॉट अनअवेयर। हम लोग अनफॉर्चुनेटली, मेरे जैसा कार्यकर्ता भी कॉम्प्लेसेंट था, जीत रहे, ये तो इनका चलेगा ही नहीं, इस मूड में चले गए। वो नीचे परकोलेट हो रहा था और हम ये मानते थे कि इसका कोई असर नहीं है, अपन तो जीत रहे। आपने तो खुद ऑफर किया था कि मैं छोड़ देता हूं और नहीं, मैं वो तो बात की बात है। जी, तो उसके बाद ये जैसे ध्यान में आया तो हम लोगों ने उस नैरेटिव को बस्ट करने का काम शुरू किया। तो पूरे देश में वो नैरेटिव खत्म हो गया, फेक नैरेटिव, और लोगों के मन में एक टीस है, एक प्रकार से लोगों को लगता है कि भाई हमने गलत किया या मोदी जी के साथ गलत हुआ। जी, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण भारत को महान बनाने में लगाया,
वो भले 400 नहीं तो 350 तो डिजर्व करते ही थे। जी बिल्कुल, रैपिड फायर राउंड है, एक एक लाइन में जवाब देना है। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल में से आप बेहतर नेता किसको मानते हैं? देखिए, ये तो डेविल एंड डीप सी वाली बात आपने कह दी। चूज बिटवीन डेविल एंड डीप सी, तो ऐसा तो चॉइस होता नहीं है। अच्छा, शिवसेना और एनसीपी में से नेचुरल अलायंस आप किसके साथ मानते हैं? नेचुरल अलायंस हमारा शिवसेना के साथ है, पॉलिटिकल अलायंस एनसीपी के साथ। वेरी क्लियर आंसर। और बाला साहब ठाकरे अगर आज होते तो क्या सोचते? मुझे ऐसा लगता है कि बाला साहब ठाकरे अगर आज होते तो उद्धव जी को इस रास्ते पर कभी नहीं जाने देते, कभी नहीं। मैं 3 फोटो लेकर आया हूं आपको दिखाने के लिए। पहली फोटो जो है वो है ये। क्या कहना चाहते हैं आप इस फोटो को देखकर? देखिए, यही विनम्रता है मोदी जी की जो लोगों का दिल जीतती है। अभी वो इतने बड़े नेता है, ये तो कार्यक्रम उनका नहीं था, हमारी शपथ का कार्यक्रम था, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से विनम्रता के साथ एक प्रकार से लोगों का आभार माना कि आपने हमको वोट दिया, जी, ये लोगों का दिल जीतती है। दूसरी फोटो आपकी? हाँ, ये तो माता जी का आशीर्वाद है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि जैसे ईश्वर का आशीर्वाद महत्व का होता है, माता जी का भी आशीर्वाद महत्व का होता है। तीसरी फोटो आपको खास पसंद आए ना आए मुझे पता नहीं है। क्या कहना चाहते हैं आप? मुझे ऐसा लगता है कि ये आज भी समझ जाए और इनकी सलाह पर चलना छोड़ दे तो बहुत आगे जाएंगे। जी, लेकिन एक इनके लिए भी मीम चल रहा था, मैं बता देता हूं कि इन्होंने पूरी शिवसेना को सड़क पे ला दिया। बिल्कुल उस बात का बिल्कुल भी घमंड नहीं है। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके नए कार्यकाल के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया फडणवीस जी, आपने न्यूज 18 नेटवर्क को अपना समय दिया कीमती, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इस नए कार्यकाल के लिए और इतनी बड़ी प्रचंड जीत के लिए महायुति की। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।